अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करें तो सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस का क्या होता है, फ्लो होता है। वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर जिसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसी इंसुलेटर में एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एडवांस वर्जन है। जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इज द एडवांस ऑफ इंसुलेटर। कैसे एडवांस वर्जन है कि ये क्या करता है कि चार्जेस को तो ये भी फ्लो करने नहीं देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या कह दो कूलम्ब फोर्स है, इसका एटम टू एटम ट्रांसमिशन होता है। एटम तो अपनी जगह पर रहेंगे, चार्जेस अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन साथ में एटम टू एटम क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। जैसे इलेक्ट्रिक अगर मान लो कोई फोर्स अप्लाई करें तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है तो क्या होगा, इस चार्ज का थोड़ा सा फोर्स क्या करेगा, ये एटम एक्सपीरियंस करेगा, और जब ये एक्सपीरियंस करेगा तो ये इसके ऊपर उससे थोड़ा सा कम और फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाएगा। यानी कि ये क्या करते हैं, चार्जेस तो अपनी जगह पर, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं उनको एटम टू एटम क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, इंसुलेटर का। इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अगर आप कह लो कि डाइलेक्ट्रिक उसी का इंसुलेटर क्या है, इसका बड़ा वर्जन, यानी कि सभी जो इंसुलेटर हैं वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है उसको अपने अंदर से पास होने देते हैं, और वो कैसे पास होते हैं, स्टेप स्टेप एटम टू एटम पास होते हैं। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये दो तरह से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें ऑलरेडी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से अलग होता है। और जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग होगा तो उस केस में ऑलरेडी क्या होता है, वो डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल NCl का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें बीच में ना होकर के क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसमें क्लोरीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है, ऑलरेडी अब देखो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पे सेपरेट हो गए तो क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो जो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल एटम अपने आप में क्या होता है, डाइपोल होता है। ऐसे ही वाटर का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग को पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एटम के ऊपर एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। हर इंडिविजुअल एटम अपने आप में एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। इंडिविजुअल एटम जो होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे, मॉलिक्यूल्स बिहेव एज डाइपोल। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो दोनों ही सेम है, तो इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे लाई करेगा। इस केस में इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होगा, अगर देखा जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, दोनों कैंसिल
आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है उसमें क्या होता है, उसका जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, और चूंकि एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और ओवरऑल एटम क्या होगा, डाइपोल के रूप में जो मॉलिक्यूल होगा वो एक मॉलिक्यूल डाइपोल के रूप में नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो पोलर होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है, जिसमें इंडिविजुअल एटम क्या है, डाइपोल के रूप में नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में बात करें तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे देखो इन दोनों का सेंटर भी यहीं पे लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी लाई करेगा, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो होता क्या है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देखो जब पॉजिटिव चार्ज है अगर इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इधर, पहले दोनों का क्या था, सेंटर एक जगह था, पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर स्पेस में क्या है, दोनों का एक जगह है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो होगा क्या, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक ही जगह पे लाई करता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अब क्या होगा, अब इसमें जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया तो इसमें ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा। किस तरह से बिहेव करने लगेगा, डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा, और अब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, होता क्या है, बात करते हैं इनिशियली क्या होता है, नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे लाई करता है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो होगा क्या, इसका इफेक्ट दोनों के सेंटर अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों के जब सेंटर अलग अलग हो जाएंगे तो आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप कुछ दूरी पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो डाइपोल बन जाएगा, और डाइपोल बन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं उसमें एक क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। व्हेन नॉन पोलर
dielectric is placed in electric field, क्या होगा, ये नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, एक्वायर करेगा। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, जब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, वो डाइपोल बन जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक, तो होप ये क्लियर हो गया होगा डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं कि अगर पोलर डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब क्या सिचुएशन बनती है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक जैसा हमने डिस्कस किया कि उसका हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल होता है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक का हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, यानी वैसे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो डाइपोल होते हैं उनका क्या होगा, हर एटम अगर डाइपोल है तो उसका क्या होगा, एक डाइपोल मूवमेंट होगा। और ये जो डाइपोल होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। और रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से क्या होता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। बल्क ऑफ, देखना पोलर डाइइलेक्ट्रिक में एक मॉलिक्यूल क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन जब हम बल्क ऑफ मैटर की बात करेंगे तो बल्क ऑफ मैटर में क्या होगा, जो सारे डाइपोल है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, तो होगा क्या भाई, दूसरे से उनके डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा सब्सटेंस का वो जीरो मिलेगा। कब, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब जब इस सब्सटेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, रखते हैं, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब उस टॉर्क के कारण क्या करता है, वो घुमाने की कोशिश करता है, और सारे के सारे डाइपोल्स हैं उनको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करके लाने की कोशिश करेगा। यानी अब क्या होगा, जो डाइपोल होंगे वो स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे। जो डाइपोल पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो डाइपोल क्या होंगे, पूरी तरह से ना भी आए, लेकिन तो भी सबका थोड़ा थोड़ा झुकाव किधर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या करेगा, उसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो भी डाइपोल होंगे उनका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस केस में अभी क्या होगा कि अब ये क्या हो जाएगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा। नेट डाइपोल जो बल्क ऑफ सब्सटेंस है वो एक नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर करेगा। और ये फिनोमिना होती है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन केस ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इस केस में ये होती है। दोनों में फिनोमिना में फर्क है। नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग हो जाते हैं, और इस कारण से उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। पोलर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो सभी के सभी डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण सभी डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है। टॉर्क इनको क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके आएगा, और उसके कारण क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर करने की जो फिनोमिना है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बट फिनोमिना दोनों में डिफरेंट होती है। किसी डाइइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक नेट डाइपोल मोमेंट क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। कौन सी फिनोमिना होती है, एक्वायरिंग नेट dipole moment when
a dipole placed in electric field। जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अभी हमने बात किया कि डाइइलेक्ट्रिक को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्या करेगा? वह नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा। अब इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर एक डाइइलेक्ट्रिक रख दिया। ये क्या है? एक डाइइलेक्ट्रिक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है? इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे इसमें क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। जो एटम में पहले सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज में लाई कर रहे थे, वो अब सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही आप रखेंगे क्या होगा? पॉजिटिव के पास नेगेटिव, फिर ये एटम क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से जो एटम होंगे इसके, उसमें क्या हो जाएंगे? जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक, अभी हम क्या देख रहे हैं? ये जो देखो यहाँ पर इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, केवल इतने पोर्शन की। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचे ऐसे ही अगर अल्टरनेट होंगे तो और भी सारे कैंसिल होंगे। बचे है क्या? केवल इस एंड पे क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक के एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस एंड पे क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि देखने में लगेगा कैसे कि अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है, ये सपोज दैट एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर हम डाइइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, तो होगा क्या? इसके इस एंड पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस एंड पे क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन क्या होगी? क्रिएट होगी। इस एंड पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव के पास जो एंड होगा उसमें नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव के पास होगा उस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब एक तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और मैंने ये कैपेसिटर का प्लेट लिया है। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर दो प्लेट्स हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा? तो मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर है। हमने एक ले लिया, ठीक। अब देखो इसके कारण जो चार्ज डेवलप होगा डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन जो चार्ज हमारा डेवलप हुआ किसमें? जो डाइइलेक्ट्रिक में जो चार्ज डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए कि ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड P मान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ इस डायरेक्शन में होगी। होप इट इज क्लियर है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इस डायरेक्शन में है। और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो होता है इलेक्ट्रिक होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूनिट वेक्टर है, मैंने ऐसे लगा दिया डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। ओके, अब क्या है इसमें? इस एंड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस एंड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो जो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा? इधर डेवलप हो जाएगा, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोलराइजेशन के कारण डेवलप हुआ है वो क्या हो जाएगा? जो इसके कारण जो चार्ज आया है इनटू यूनिट वेक्टर, और साथ में बहुत से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है, मान लो ये पोलराइजेशन के कारण जो सिग्मा P डेवलप हो रहा है। सिग्मा होता है किसके इक्वल? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं।
तो ये किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अब जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, या अगर वेक्टर फॉर्म में कहें तो दिस प्लस दिस, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n, और ये माइनस है तो सिग्मा p बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा p बाई यूनिट वेक्टर n। अब बहुत से देखो ये चीज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, ये चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी सब्सटेंस में वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो जाता है, तो डिक्रीज इसलिए हो जाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, जो टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। यानी कि अभी हमने क्या कहा कि जैसे ही हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे स्मॉल p, यहाँ पे याद रखना है, बस ये सिंबल का फर्क है। कैपिटल डैश होगा ये पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये सिंबल का फर्क है, थोड़ा सिंबल का फर्क याद रखना है क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, पी दो बार आएगा। तो स्मॉल p मतलब एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल p है, और कैपिटल क्या है, क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या अगर एक टोटल डाइपोल मोमेंट हुआ किसके इक्वल, मान लो एक डाइपोल का मोमेंट क्या है, p स्मॉल p है, और टोटल सपोज दैट देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डाइलेक्ट्रिक। तो होगा क्या, टोटल एक मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक क्या है और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा दिस इनटू दिस। ओके, तो ये हो जाएगा n इनटू स्मॉल p अपॉन v, और ये टोटल नंबर है अपॉन वॉल्यूम, तो इसको मैं स्मॉल n लिख दे रहा हूं। स्मॉल n किसके इक्वल है, n बाई v के इक्वल है। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या डाइपोल, दोनों हो सकता है, मॉलिक्यूल या डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल इनटू स्मॉल p। ये रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, पोलराइजेशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन डाइपोल मोमेंट ऑफ वन डाइपोल, उसके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन। अब यहाँ पर हमने जो पहले सिचुएशन देखी कि अगर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। ये पॉजिटिव एंड के पास कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड के पास कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है, और इस पे चार्ज क्या है,
सिग्मा जो इंड्यूस्ड हुआ वो सिग्मा पी, और यहाँ पे प्लस सिग्मा पी और यहाँ पे माइनस सिग्मा पी, ये हमें ज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाई ए। ऐसे ही जो सिग्मा पी हो जाएगा क्यू पी, जो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। पी मतलब क्या है यहाँ पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एरिया। सिग्मा पी इज इक्वल टू दिस, जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है क्यू पी क्या है, इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो क्यू पी है, यानी यहाँ प्लस क्यू पी और यहाँ माइनस क्यू पी। तो ये है। अभी हमने कहा कि जो पोलराइजेशन वेक्टर था क्या टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था। किसके इक्वल था, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और टोटल डाइपोल मोमेंट होता क्या है, अगर आप लोगों को याद होगा तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू 2m, यानी Q और इंटू दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट होता है। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इस टर्म को देखना चाहूँ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर चार्ज क्या है, यहाँ माइनस QP है और यहाँ पे प्लस QP है, चार्ज जो यहाँ माइनस Q प्लस Q, और डिस्टेंस क्या है D है। तो जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इंड्यूस हुआ वो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, QP इनटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम में अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में A मान लूं तो इसका वॉल्यूम जो डाइलेक्ट्रिक में रखा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A है और डिस्टेंस क्या है D है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया इनटू D, D से D कट जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा मुझे QP बाई A, ठीक। और QP बाई A किसके इक्वल हो जाएगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होगा उसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा P के। यानी कि मैं कह दूं कि पोलराइजिंग वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये होगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा, यानी कि जो कैपिटल P होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा कैपिटल P सिग्मा P के इक्वल होगा। ठीक है, जो पोलराइजिंग वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके इक्वल। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट होता है जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। होता यह है कि जो पोलराइजिंग वेक्टर होता है, पोलराइजिंग वेक्टर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही क्या करेगा, वो चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर ये है और ये डाइलेक्ट्रिक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम जितना ज्यादा चार्ज लगाएंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो चार्जेज इंड्यूस्ड होंगे उनको ज्यादा तेजी से खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कांस्टेंट नॉट के बल्कि दो कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू काई पढ़ते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, CHI इसको लिखते हैं। अगर याद रख सके तो याद रख सकते हैं, इसको काई पढ़ते हैं तो ये हो जाता है इनटू E। और यही जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ठीक, ससेप्टिबिलिटी जो मीडियम का होता है वही उसके पोलराइजेशन के रिप्रेजेंट करता है कि किस हद तक पोलराइजेशन होगा, कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है अगर ससेप्टिबिलिटी किसी मीडियम की ज्यादा है, ठीक है,
ससेप्टिबिलिटी भी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो उस मीडियम में कितना पोलराइजेशन होगा, चार्जेस का सेंटर कितना अलग अलग होगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये हो किसके सब इक्वल सकता है, ये हो सकता है P बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E के इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला चाहे तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इसके अपॉन ये इक्वल। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, याद करिए, ये फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कहें तो अगर वैक्यूम में कोई चार्ज रखा है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ऐसे होता है। और अगर किसी मीडियम में कोई चार्ज रखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया हुआ है और इस पे न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर E नॉट बाई E मिल जाएगा और बाकी सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। यहाँ K बच जाएगा 1/1 K, और K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि K क्या होता है। पहले जानने से पहले, इससे पहले हम रिलेशन डिस्कस करें, हमें ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। ठीक, और अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो होता क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमने मान लीजिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मान लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लिया, और पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो EP मान लिया। तो E इक्वल कर सकते हैं E नॉट माइनस EP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल कर जाएगा E नॉट माइनस EP। ठीक, अब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट माइनस, और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा है, पोलराइजिंग चार्ज। ये तो ये चार्ज होगा, यहाँ पर Q चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, माइनस QP। और सिग्मा P किसके इक्वल हो जाएगा, QP बाई एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। अभी इससे पहले हमने प्रूव किया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो पोलराइजिंग वेक्टर के इक्वल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो पोलराइजिंग वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं E नॉट माइनस पोलराइजिंग वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले जब मैंने ससेप्टिबिलिटी डिस्कस किया था तो ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल कहा था, ससेप्टिबिलिटी कहा था एप्सिलॉन नॉट इनटू काई। ठीक, और इनटू क्या होता है, E के इक्वल होता है। यह हमने इससे पहले इस डेरिवेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो E को क्या लिख सकता हूं मैं, E नॉट, और इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू काई इनटू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, ये एप्सिलॉन से कट जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट, ये कट गया, यहां पर क्या मिल गया, काई इनटू E। ठीक है, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, E प्लस दिस वन यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस साइन है तो E कॉमन कर ले रहा हूं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस दिस इज इक्वल टू E नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज ला के डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू
ई नॉट बाई क्या हो जाएगा ई, और ई नॉट बाई ई है किसके इक्वल, के इक्वल है। तो यही रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, ससेप्टेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में +1 का अंतर होता है। 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी किया क्या है, फिर देख लेते हैं। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए है क्या, अगर हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसके अपोजिट है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये जो अपना हमने कैपेसिटर रखा है तो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन जो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ क्या हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने नेट कैसे निकाला, दोनों क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर चूंकि पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल होता है। पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल रख दिया, और पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, दिस। ये इससे पहले हमने डिराइव किया है, पुट कर दिया। अब साइड नॉट एप्सिलॉन कट गया, ये हो गया, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दिया तो ई नॉट अपॉन ई आ गया। ई नॉट अपॉन ई किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक डिस्कस किया। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा समझ में ना आने वाला टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये अभी तक का सबसे मुश्किल टॉपिक है, ना समझ में आने वाला टॉपिक है, लेकिन एक बार 2 बार वीडियो देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, जब सब्सटेंसेस को हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो अभी मैंने कहा कि होता क्या है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग रहते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर रहता है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। साथ में जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि इसका एक भाग इधर भाग रहा है, एक भाग इधर भाग रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहा है। मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्चुअली हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये क्या करते हैं, इधर इधर, तो मॉलिक्यूल बेसिकली हो क्या रहा है, स्ट्रेच। ठीक, अब किसी चीज को भी खींचने की एक लिमिट है ना, आप कितना खींचोगे उसको। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाए तो ये ऐसे खींचता जाता है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है जब ये दोनों डिटैच हो जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट होती है जब मॉलिक्यूल क्या होता है, जो दोनों सेंटर ऑफ जो आयंस होंगे, मॉलिक्यूल एटम्स होंगे, वो डिटैच हो जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो लिमिट होती है उस लिमिट को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब यही जो स्ट्रेच हो रहा है, इसके स्ट्रेच होने के बाद ये क्या हो जाए, टूट जाए, जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाए। वही टूटने की उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिस पे ये टूटता है, और टूटने के बाद होगा क्या, देखो ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव है एक अलग आयन बन जाएगा, ठीक, और ये पॉजिटिव हो गया, ये अलग आयन बन जाएगा। तो उस सिचुएशन जो होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक, अभी तक हम क्या कह रहे थे, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, चार्जेज मूव करने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, अब क्या होगा, उसमें प्रोड्यूस हो गए आयंस, प्रोड्यूस हो गए, तो उस लिमिट के बाद क्या होगा, वो कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्या करेगा, अलाउ करने लगेगा। एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करने लगता है।
और वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब होता है तो वहां पर एक जो हमारा इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, एक पहली बात तो स्ट्रेच होते होते आयंस में टूट जाता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन ये बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं, बहुत एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए चाहिए होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में एक बहुत हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। 10 पावर 5, 6, 7 आसपास पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन होता है। इवन अब एयर को भी अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एयर में भी, एयर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, ये तो आपको ही पता होगा। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो एयर का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, और एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो एयर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा अगर बहुत हाई वोल्टेज की तार है, बहुत हाई वोल्टेज की 440 या उससे ऊपर की जो तार होती है, तो अगर आप उसे टच न करें, उसके पास जाएं तो भी क्या होता है, आपको करंट लगेगा, खींच लेगा वो, ऐसा सुना होगा कहानी में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो वायर जा रहा है हाई वोल्टेज का है 11,000 वोल्ट का, तो इसके आसपास क्या होता है, जो मीडियम होता है वहां पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया रहता है। यानी ये पूरा रीजन क्या करने लगता है, कंडक्ट करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। और अगर आप फिजिकली इस वायर को न टच करें, आप इस रेंज में भी पहुंच जाए तो आपको करंट लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हाई वोल्टेज की जो वायर होती है उससे मतलब ऐसा नहीं कि टच करेंगे तो ही करंट लगेगा, उससे थोड़ा सा काफी डिस्टेंस पे रहे। 11 लाख वाले पे तो बहुत ज्यादा 1-2 मीटर डिस्टेंस पे ही क्या होता है वो खींच लेगा, करंट लगेगा। और उस हाई वोल्टेज पे करंट लगेगा तो ऑब्वियसली क्या बात है, आदमी जो है हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी फिनोमेना होती है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला फिनोमेना है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, आप लोग भी देखिए, 1 से 2 बार 3 बार देखिए, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है।